अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात, जंग बंदी ना हो सकी लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा। इसराइल की फौज जिनसी जराइम में मुलव्विस है, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। 20,000 से जायद भारतीय शहरी फलस्तीनी मजदूरों की जगह लेने के लिए इसराइल चले गए। स्वीडन के शहर ओरेब्रो पर मस्जिद में फायरिंग, एक शख्स हलाक। अजमान दुनिया का दूसरा महफूज तरीन शहर करार। और जर्मनी में घरों की किल्लत कैसे दूर होगी। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात आखिरकार हो गई। अलास्का में ये मुलाकात हुई और सारी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर थीं। सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से अलास्का में जो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है, फ़ौजी बेस है, JBER जॉइंट बेस एलिमेंट्रॉफ रिचर्डसन, यहाँ पर ये मुलाकात हुई। किस तरीके से दुनिया ने देखा कि रूसी सदर पुतिन जो हैं वो जहाज़ से उतरे, रेड कारपेट उनको वेलकम किया गया, रेड कारपेट पर वो चलते हुए आए और उन्होंने सदर ट्रंप से मुसाफा किया, आगे बढ़े और उसके बाद जो है तस्वीरें खींची। फिर उसके बाद इन दोनों की मीटिंग हुई। मीटिंग में जो इनके करीबी जो लोग थे, जो इनकी काबिना के लोग थे, वो भी मौजूद थे और उसके बाद फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब ये माहौल क्या था और इस मुलाकात में हुआ क्या? ज़ाहिर है जंगबंदी तो नहीं हो पाई, लेकिन उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अब ये जो रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है, इसका ऊँट किसी न किसी करवट ज़रूर बैठेगा। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि माहौल क्या था, ट्रंप के जहन में क्या चल रहा था इस मीटिंग से पहले। और ट्रंप ने जहाज़ में, जो उनका ऑफिशियल जहाज़ है एयरफोर्स वन, उसमें उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। अब ये जो मामला था, ये रूस और यूक्रेन की जंग का, ज़ाहिर है ये मामला कई सालों से चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जी मैं सदर बन गया तो एक दिन में इस जंग को रुकवा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये मुलाकात जो कि 4 घंटे जारी रही, इन दोनों रहनुमाओं ने, जो बाद में प्रेस टॉक थी उसमें ये कहा, ट्रंप ने ये कहा कि जी बहुत पॉजिटिव मुलाकात थी और ज़ाहिर है इट्स नॉट अ डील अंटिल इट इज़ अ डील। तो ये भी एक बड़ा अहम जुमला था उनका। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी अब मैं आगे भी बहुत सारे लोगों से बात करूंगा, यूरोप से बात करेंगे, वो ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। ट्रंप ने ये बातें की। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन की अगर हम बात करें तो पुतिन ने एक बात की, वो ये कि जो रूट कॉज है इस मसले का, उसकी तरफ हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। अब ज़रा इसी मामले को आगे बढ़ाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजराइल और रूस दोनों को मुतनब्बे किया है। दोनों के हवाले से उन्होंने ये बयान जारी किया है कि उनकी अफवाज को जंगी तनाज़ात में जो जिनसी जराइम है, जिनसी जराइम में मुलव्विस होने वाली जमातों में शामिल किया जा सकता है। इन दोनों अफवाज पर इल्ज़ाम ये है कि ये दोनों अफवाज जो हैं ये जुल्म और सितम तो करती ही हैं, लेकिन अपने जराइम में ये जिनसी जराइम को भी शामिल कर देती हैं। और इसकी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो कि IDF यानी कि जो इजरायली फोर्सेस हैं उनके हवाले से तो सामने आती ही रहती हैं। जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, एंटोनियो गुतेरेस, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ऐसे हैं कि इन दोनों के ख़िलाफ़ काबिल एतबार शवाहिद मौजूद हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं, इन दोनों की जो फ़ौजें हैं, ये जिनसी जराइम में मुलव्विस हैं और लोगों पर जिनसी तशद्दुद करती हैं। अब जो जिनसी तशद्दुद है वो होता क्या है, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हैं उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जी जिनसी तशद्दुद में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो है जी जिनसी आज़ा पर तशद्दुद, फिर ज़बरदस्ती बरहना करना लोगों को, और फिर बार बार तलाशी लेना, उनको जो बिल्कुल कपड़े उतार के उनकी तलाशी ली जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जिनसी जराइम में आती हैं और इसराइली फ़ोर्सेस और रूसी फ़ोर्सेस इसमें मुलव्विस पाई गई हैं। और रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि जो इसराइली फ़ौज है उसने गज़ा जंग के आगाज़ के बाद एक हिरासती मरकज़ में फ़लस्तीनी कैदी पर जो 5 IDF फ़ोर्सेस के जो लोग थे, जो 5 इसराइली फ़ौजी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जिनसी तशद्दुद किया था। उस पर इसराइल ने मुकदमा भी चलाया था, लेकिन उसके बाद क्या पता उन लोगों का क्या हुआ, क्योंकि वो जो मुकदमे होते हैं जो इसराइल की तरफ से चलाए जाते हैं वो भी एक तरह से कवर अप होते हैं और अपनी फ़ौज को उन्होंने
बुनियादी तौर पर ट्रेन ही इसी तरह किया है कि चाहे उनके सामने कोई बड़ा हो या बच्चा हो, वो उसको ख़त्म कर देते हैं, और अगर जो लोग जिनको कैदी बनाया जाता है, उन पर शदीद तशद्दुद किया जाता है, जिसके अंदर जिनसी तशद्दुद भी शामिल होता है। और आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ, जहाँ से एक फ़िगर सामने आया है, वो फ़िगर है भारत के जो लोग हैं वो जा रहे हैं इज़राइल मज़दूरी करने के लिए। 20,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका ऑफ़िशियल जो है वो नंबर दिया गया है भारत की तरफ से। ये वो लोग हैं जो कि अक्टूबर 2023 से लेके जुलाई 2025 तक जो कि इज़राइल गए हैं और वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू किया है। और ये बेसिकली वो लोग हैं कि जिन्होंने रिप्लेस किया है फ़लस्तीनियों को। अब ये बात कहाँ से सामने आई, इसकी आपको डिटेल बताते हैं जी। भारत के वज़ीर मुमलिकत हैं बराए ख़ारजा कीर्तिवर्धन सिंह। उन्होंने पार्लिमान को बताया कि नवंबर 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक कम से कम 20,000 भारतीय मज़दूर ऐसे हैं जो कि इज़राइल जा चुके हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जो कि ज़्यादातर तामीराती शोबे से वाबस्ता हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अब ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जामे तफ़सीलात हैं जो कि इज़राइल की तरफ जाने वाले भारतीय मज़दूरों के हवाले से सामने आए हैं। इससे बड़ा नंबर और इससे ज़्यादा ऑथेंटिक नंबर अभी तक सामने नहीं आया था। बेसिकली हुआ ये था कि फ़लस्तीनी मज़दूर जो हैं उनके वर्क परमिट जो है वो मनसूख कर दिए गए थे इज़राइल की तरफ से। 70,000 के करीब ऐसे लोग थे फ़लस्तीन के जिनके वर्क परमिट्स को मनसूख कर दिया गया था इज़राइल की तरफ से। और उसके बाद जो इज़राइली जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उन्होंने कहा कि अब हमारे पास मज़दूरों की शॉर्टेज है, तो फिर इज़राइली गवर्नमेंट जो है उसने जब ऑफ़िशियली ये ऐलान किया कि अब मज़दूरों की किल्लत है हमारे मुल्क में, तो फिर भारत जो है वो सामने आया। और चूँकि भारत और इज़राइल का वैसे भी एक बहुत ही देरीना रिश्ता है, एक गठजोड़ है उनका, एक दूसरे को वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो इस हवाले से फिर भारत के जो मज़दूर हैं अब वो इज़राइल जा रहे हैं और इज़राइल जाकर वहाँ पर काम कर रहे हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं स्वीडन की तरफ, जहाँ पर स्वीडन का शहर है ओरेब्रो, वहाँ पर जुमे की नमाज के बाद एक मस्जिद के बाहर फायरिंग हुई है और उसमें एक शख्स शहीद हुआ है और 2 लोग ज़ख्मी हैं। और ज़ख्मियों की हालत के हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि काफ़ी तशवीशनाक हालत है, और इस वाक़े के हवाले से अब तहकीकात जारी हैं। ये मस्जिद पर हमला किया गया और उसमें जो है ये जो मस्जिद है बेसिकली ओरेब्रो सिटी में है। ओरेब्रो जो है वो स्वीडन का जो दारुल हुकूमत है स्टॉकहोम, उससे तकरीबन 125 किलोमीटर के फ़ासले पर ये एक शहर है मग़रिब की जानिब, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। और 3 अफ़राद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, करीबी अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया, उसमें से एक जो है उसका इंतकाल हो गया और 2 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और उनकी हालत नाज़ुक है। और पुलिस जो है वो बेसिकली उसका बयान ये सामने आया है कि ये हमें ये लग रहा है कि ये जो क्राइम गैंग्स हैं स्वीडन में, उनकी तरफ से पेश आने वाला वाक़या है, ये इस्लामोफोबिया वाला वाक़या नहीं है। जबकि बहुत सारे जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो ये कहते हैं कि ये इस्लामोफोबिया वाला वाक़या है, क्योंकि आपको याद होगा कि स्वीडन में इससे पहले कुरान को जलाने के भी वाक़यात पेश आए थे, बड़े मज़मूम वाक़यात थे ये, और काफ़ी ज़्यादा ये वाक़यात वहाँ पर हो रहे थे। और अब ये वाक़या सामने आया है। अब जब इसकी मज़ीद तहकीक होगी तो पता चलेगा कि असल मामला क्या है। आगे बढ़ते हैं और यूएई की तरफ जाते हैं। अजमान को दुनिया का दूसरा महफूज तरीन शहर करार दे दिया गया है एक रिपोर्ट में। अब ये रैंकिंग क्या है, ये रिपोर्ट क्या है, इस हवाले से हम बात करते हैं। अली हैदर भुट्टा साहब हमारे नुमाइंदे यूएई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अली, बताइएगा, अजमान जो है वो सेकंड नंबर पर आया है सेफेस्ट सिटीज़ के हवाले से, क्या तफसील है? जी अवैस, सिचुएशन इस तरह से है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमान में, और अजमान के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि अजमान को इस वक्त जो नंबियो का सर्वे है उसके मुताबिक दुनिया का सेकंड बेस्ट और सेफेस्ट सिटी करार दे दिया गया है। यूएई को यह खासा हासिल है कि दुनिया के 10 जो सेफेस्ट सिटीज़ डिक्लेयर किए गए उनमें से यूएई की 5 रियासतें शामिल हैं, जिसमें अबू धाबी जो है एक बार फिर नंबियो की रिपोर्ट में टॉप पे आया है। और उसके अलावा अबू धाबी के अलावा दुबई, रास अल खैमा और शारजा और अजमान, अबू धाबी, ये 5 रियासतें मौजूद हैं जिनको दुनिया के टॉप 10 सेफेस्ट सिटी करार दिया गया। यानी अगर आप देखें कि दुनिया के बाकी तमाम शहरों में से 5 शहर और सिर्फ यूएई के जो 5 रियासतें हैं वो दुनिया के टॉप 10 जो हैं वो सेफेस्ट सिटीज़ के अंदर उनका शुमार किया गया। नंबियो के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं तो नंबियो के जो पैरामीटर्स हैं किसी भी शहर की सेफ्टी के हवाले से, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं या जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनसे सर्वे किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि पुलिस के हवाले से या क्राइम रिपोर्ट्स के हवाले से आपकी क्या परसेप्शन है। तो इस हवाले से यूएई एक बार फिर नंबियो की रिपोर्ट्स में टॉप कर रहा है, क्योंकि यहाँ के सिटीजन, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के रेजिडेंट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अली अज़हर भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी अजमान जो कि दूसरे नंबर पर आया है सेफेस्ट सिटीज़ की रैंकिंग में। और अब बात करते हैं ट्रंप प्यूटिन मुलाकात की। ट्रंप प्यूटिन मुलाकात अलास्का में हुई और इस मुलाकात के हवाले से सारी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर थीं। अब इस मुलाकात के बाद जो दोनों रहनुमाओं की प्रेस टॉक थी उसमें भी उन्होंने किसी भी किस्म के सहाफ़ियों से सवालात लेने से मना कर दिया, अपनी अपनी स्टेटमेंट दी और दोनों जो है वो चले गए। लेकिन जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ उवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। उनसे ज़रा इस मामले की ज़रा डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइसलाम, बहुत शुक्रिया वैस। बहुत शुक्रिया उवैस साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि आपके ख्याल में ये जो मीटिंग थी ट्रंप और पुतिन की अलास्का में जो मीटिंग थी, कितनी सिग्निफिकेंट मीटिंग थी और फिर इस मीटिंग के हवाले से आपका एनालिसिस क्या है कि ये जो मीटिंग थी इसका आउटकम क्या रहा? वैस बहुत बहुत अहमियत की हामिल थी ये अलास्का के अंदर मीटिंग। और आप ये देखिए कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो वर्ल्ड स्टेज पर पहली दफ़ा 2022 से जो जंग शुरू हुई थी मिस्टर बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, जहाँ पे मगरबी ताकतें, नेटो का पूरा एक अलायंस यूक्रेन में झोंका हुआ है, अभी तक है। और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वहाँ पे जा रहे थे यूक्रेन वॉर के अंदर। उसके बाद पुतिन जो एक विलन के तौर पे मगरबी ताकतों, खासतौर पे यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूक्रेन, तो जाहिर बात है कि जंग यूक्रेन से हो रही थी। तो यूक्रेन की जंग में जो विलन का किरदार व्लादिमीर पुतिन का उभर रहा था, और खुद जो बाइडेन थे इससे पहले ट्रंप से, वो जिस तरह व्लादिमीर पुतिन का एक कैरेक्टर और एक कैरिकेचर बना रहे थे अपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कैनवस के ऊपर, वो तो ख़त्म हो गया। और पुतिन ने बहुत बहुत गेन किया अलास्का के अंदर आके। आपको पता है, हमारे नाज़रीन को भी, कि अलास्का जो है वो जो ज़ार्स का दौर था रशिया का, जो सोवियत यूनियन का, उस दौरान उन्होंने अमेरिका को ये फ़रोख्त किया था अलास्का। और बिल्कुल साथ ही बॉर्डर है जिसका पुतिन बार-बार अपने स्टेटमेंट में ज़िक्र कर रहे थे कि हम तो बस कुछ ही फासले पर एक दूसरे के पड़ोसी हैं, वगैरह वगैरह। और ट्रंप के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल था, क्योंकि ट्रंप तो आखिरी चंद हफ्तों में झुंझला गए थे और वो पुतिन को ये बारहा कह रहे थे कि आप जो है हम टैरिफ भी लगा देंगे। इस हद तक के आगे चले गए कि रशिया की उस पे। और फिर दूसरा ये कि हम सख्त प्यूनिटिव मेजर्स लेंगे। और पुतिन को समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे अमन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, वगैरह। तो खुद इस वक्त जब आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि एक दिन के फासले पर थी जंग रोकने के लिए, बकौल ट्रंप के जो अपनी कैंपेन के दौरान एक पीस मेकर और पीस डीलर के तौर पर उभर रहे हैं, और यही चाह रहे हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज़ नवाजा जाए। और वो बारहा जिक्र करते हैं पाकिस्तान इंडिया के तनाज़े को ख़त्म करने के लिए, जिसमें वो इंडिया को टीज़ भी करते हैं कि जो जहाज़ गिरे थे, इंडिया के 6 जहाज़ गिरे थे, उसका भी ज़िक्र करते हैं। और आज भी उन्होंने ज़िक्र किया, जो फॉक्स को इंटरव्यू दिया मुख्तसर अपने प्लेन के दौरान जब वापस आ रहे थे, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। रेड कारपेट हुआ, पूरी दुनिया की नज़रें थीं। यूरोपीय यूनियन के जो लोग थे वो काफ़ी तिलमिला रहे थे इस मीटिंग के ऊपर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज वो मुमकिन हो सका या कि वो व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं, लेकिन साथ में वो डील नहीं कर सके। तो डील नहीं कर सके तो इसका मतलब है कि क्या वो खाली हाथ चले गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? ये भी नहीं हुआ। अगली मीटिंग की का जिक्र हुआ, और आपने देखा कि पुतिन ने जो है कहा कि अगली मीटिंग मॉस्को में होगी, जो पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, जिस पे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उस पे तो काफ़ी विल हैव टू फेस हीट। और फिर वो जुमले के, इसका मतलब है कि रिपब्लिकन में भी, डेमोक्रेटिक पार्टी में भी और विद इन अमेरिका ये बहुत इस पे बहस होगी कि व्लादिमीर पुतिन ने जो दावत दे रहे हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप को कि सेकंड राउंड वहाँ पर हो। और सेकंड राउंड के अंदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी होंगे, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। तो मानना यह है कि इस वक्त तो डील नहीं हुई, सीज फायर भी अनाउंस नहीं हुआ। क्या ट्रंप खाली हाथ जा रहे हैं? क्या व्लादिमीर
पुत्र खाली हाथ जा रहे, नहीं। मैं समझता हूँ कि एक रोड मैप कहीं तैयार हुआ है, बहुत बड़ा डेलीगेशन था रशिया का, जिसके अंदर बिज़नेस टाइकून्स थे, बिज़नेसमैन थे, वो भी थे, और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो वेटरन हैं, लाव्रोव, वो भी थे। खुद जो इनके एलची हैं मशरिक़ वस्ता के लिए, और इनके ख़ास जो एलची हैं स्टीव विटकॉफ ट्रम्प के, वो भी थे, मार्को रूबियो भी थे। तो बहुत अहम मुलाकात, लग रहा है कि खाली प्लेट लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि देखने वालों को लगेगा, जिस तरह सेइंग है कि क्या आधा गिलास भरा हुआ है, क्या आधा गिलास जो है वो खाली, या पूरा गिलास खाली है। अच्छा, अब अगर इसका थोड़ा-सा कंपैरिज़न हम कर लें, एक मीटिंग हुई थी सदर ट्रम्प की ज़ेलेंस्की के साथ और दूसरी मीटिंग हुई पुतिन के साथ। तो जो ज़ेलेंस्की के साथ ट्रम्प का रवैया था, वो तो बहुत ही तस्दीक-आमेज़ रवैया था, बहुत ही ज़्यादा ट्रम्प उसमें हावी नज़र आए ज़ेलेंस्की के ऊपर, और ज़ेलेंस्की बेचारा जो था, वो तो हक्का-बक्का रह गया था। अब जब पुतिन से मीटिंग की है, तो ऐसा लग रहा था कि 2 लोग जो कि बिल्कुल सेम हाइट के हैं, सेम रुतबे के हैं, वो आपस में मिल रहे हैं। बल्कि मुझे ये लगता है कि शायद इस मीटिंग का जो विनर है वो पुतिन था, क्योंकि देखिए सीज़ फायर भी नहीं हुआ, पुतिन ने हमले भी जारी रखे हुए हैं, पुतिन जो है उसको रेड कार्पेट एक तरीके से प्रोटोकॉल भी मिला, फिर उसके बाद जो प्रेस टॉक थी वो भी पुतिन ने ओपन की। पुतिन जो है उसने ये भी कहा कि जी जब तक रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया जाता उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये लैंड स्वैप की भी फिर बात हुई, क्योंकि ज़ाहिर है पुतिन जो है वो इलाके जिस पर कब्ज़ा कर लिया है रूस ने, वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऑल इन ऑल आपको क्या लगता है कि क्या पुतिन विनर था इस मुलाकात का? नहीं, देखिए, ट्रम्प ने भी गेन किया, लेकिन पुतिन ने तो बहुत ही गेन किया। जैसे अभी बात हो रही थी कि वर्ल्ड स्टेज पे पहली दफ़ा विलन से लेके वो एक आ रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, पूरी रशिया के लिए, रशियन ब्लॉक के लिए एक हीरो के तौर पे, कि बिल आखिर मगरबी ताकतें जो है वो घुटने उन्होंने टेक दिए वगैरह वगैरह, जो तशरीह करेंगे वो, कि व्लादिमीर पुतिन के साथ मजबूरन आए और हाथ मिलाया, गले मिले वगैरह, और उसके बाद बातचीत हो रही है कि वो चाहते हैं कि रशिया जो है वो जंग जो है वो ख़त्म करे यूक्रेन के अंदर, और बकौल ट्रम्प के कि जी हज़ारों फ़ौजी और सिविलियन मर रहे हैं हर हफ्ते, और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, इसके अंदर बड़ी एक ट्रिकी बात ये है कि जो जो आज के उसमें नहीं कही गई या एक तशरीह होगी, वो ये कि कई इलाके, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि कब्ज़े में किए हुए हैं, डोनेस्क है, और खसरौन है, और अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको, उनका इंडस्ट्रियल टाउन, और बहुत सारे इलाके जो इस जंग के अंदर, 2.5-3 साल की जंग के अंदर रशिया की फ़ौजों ने काबिज़ हुए हैं उस पे। तो क्या वो खाली कर देंगे? क्या ज़ेलेंस्की मान जाएँगे कि जी वो इलाके कंसीड कर दें और ये रशिया को जाने दें? ये एक बहुत बड़ा स्टिकी पॉइंट है, एक बहुत बड़ा मुश्किल पॉइंट है। दूसरा ये कि 2014 के अंदर क्रीमिया की जो एनेक्सेशन हुई थी, वो भी, उसकी भी लेजिटिमेसी चाहते हैं मगरबी ताकतों से, पूरी दुनिया से रशिया। तो व्लादिमीर पुतिन और उनके जो चाहने वाले हैं, या रशिया के अंदर एक है कि यूक्रेन जो है वो एक पार्ट है, रशिया का इंटीग्रल पार्ट है। अगर इस थ्योरी पे जाएँ तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए व्लादिमीर पुतिन को। लेकिन मेरे ख़्याल में इस वक़्त की डे एंड एज के अंदर टेरिटोरियल गेन करना, या यूक्रेन पे पूरा काबिज़ होना, वो तो मुमकिन नहीं हो सका व्लादिमीर पुतिन के लिए। उनकी फ़ौजें भी थक गई हैं, उन्होंने भी बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, उनकी भी इकॉनमी पे प्रेशर आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो मतलब इन अ सेंस कि वो इसमें मुलाकात के अंदर बहुत गेन किया है। लेकिन ट्रम्प ने भी कुछ पॉइंट स्कोर किए हैं कि फ्यूचर रोड मैप एक तरह से आ रहा है, और आपने ये देखा होगा कि उन्होंने बारहा ये कहा ट्रम्प ने कि मैं अब कई वर्ल्ड लीडर से बातें करूँगा, फ़ोन करूँगा। इसका मतलब है ज़ेलेंस्की से बात करेंगे, इसका मतलब है नेटो जो मेंबरान हैं उनके लीडर से बात करेंगे, स्ट्राइमर से बात करेंगे, यूके के मैक्रोन से बात करेंगे, फ्रांस के, इसी तरह जर्मनी के चांसलर से बात करेंगे। तो वो जब ये बातें करेंगे, और बेलारूस की तो उन्होंने जो है ऑलरेडी बात की है बेलारूसियन लीडर से।
तो मुझे लगता है कि ये बातचीत जो होगी अगले 2 हफ्ते का जो टाइम ले रहे हैं और उसके बाद मुलाकात, तो ये एक लंबा मुझे प्रोसेस चलेगा। ऐसा नहीं है कि पुतिन जो है वो थकाएँगे थोड़ा आर्मी ताकतों को और लगेगा ऐसा कि जी वो 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं है। तो सीज़ फायर अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अगले 48 घंटे में हम देखेंगे क्या वो हमले वही शिद्दत से जारी हैं यूक्रेन के अंदर, जो कस्बों के अंदर और शहरों के अंदर, क्या वही किलिंग जारी है? अगर वो थोड़ा थमते हैं तो इसका मतलब है कि टॉक्स जो है उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ है और मुस्तकबिल का रोड मैप डिस्कस हुआ है। तो इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है, मुझे लगता है अवैस कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्यूचर इसी वजह से, वरना वो कड़वे हो जाते हैं अगर डील नहीं उनको मिल रही हो। बिल्कुल, आपने सही कहा। वो ट्रम्प तो बिल्कुल ही अग्रेसिव हो जाता है ना, जब उसके मूड के या उसके मिज़ाज के मुतालिक के मुताबिक बात नहीं होती है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अब ज़ेलेंस्की जो है, वो क्या सोच रहा होगा? यूक्रेन क्या करेगा? ज़ेलेंस्की का ज़हन इस वक़्त क्या कह रहा होगा? ज़ेलेंस्की को उन्होंने ह्यूमिलिएट किया था, वो तो लाइव कैमरास के सामने हुआ था और ज़ेलेंस्की हिल गए थे उसके सामने से। उन्होंने कहा भाई आपके पास कोई कार्ड ही नहीं है। आप तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को बहुत जगह दी थी उस वक़्त भी, और उसके बाद से हिले हुए हैं। आज भी जो ज़ेलेंस्की का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था हम अमेरिका पे छोड़ रहे हैं कि वो क्या डील कर रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की जो उस वक़्त एक काफ़ी ज़ोम में थे कि पूरी जो दुनिया है उनके आंगन में है और उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं। ट्रंप ने वहाँ पे ब्रेक लगाया और खूब ह्यूमिलिएट किया और कहा कि हम आपकी एड भी बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, ये वॉर ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ज़ेलेंस्की मानेंगे, लेकिन बहुत बैक एंड फ़ोर्थ होएगा, लेकिन अगली मीटिंग के अंदर कहीं न कहीं शायद मुझे लगता है कि अगर 48 घंटों में यूक्रेन के इलाकों में अगर बमबारी नहीं होती, किलिंग्स नहीं होती, तो मुझे लगता है कि फिर 15 रोज़ के बाद ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जब होगा, और अगर मॉस्को में होगा तो बहुत ही अहमियत का हामिल होगा कि खुद अमेरिकी सदर का वहाँ पे जाना मॉस्को के अंदर, वो तो फिर एक अलग ही रौनक होगी, अलग ही एक मेला सजेगा वर्ल्ड स्टेज पे। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर शायद सीज़ फायर अनाउंस हो जाए। अच्छा, एक और छोटी-सी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मुझे नहीं पता ये कितनी सिग्निफिकेंट है। आपने देखा होगा कि जब पुतिन और ट्रम्प जो हैं वो मिले, उन्होंने हाथ मिलाया एक-दूसरे से, फिर वो रेड कार्पेट पर चलते हुए आ रहे थे, तो दरमियान में ऊपर से जंगी जहाज़ गुज़रे थे। अब वो क्या पर्पसली वहाँ से गुज़ारे गए थे? बहुत सारे एनालिस्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी वो वहाँ से गुज़ारे गए जहाज़, उनकी जो खनगरज थी, दोनों रहनुमाओं ने उन जहाज़ों को देखा, तो ये एक तरीके से सिंबॉलिक जेस्चर था अमेरिका का, रूस को ये बताने के लिए कि इस वक्त तुम हमारे बेस पे खड़े हो और हम पावरफुल हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक फ़ौजी अड्डा है, जैसे आपको पता है जिस जगह पे ये एंकरेज के अंदर, जिस इलाके के अंदर ये मीटिंग हुई है, ये समिट हुआ है, जिसे पीस समिट कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप मिले हैं, वो एक वहाँ पे बहुत बड़ा फ़ौजी अड्डा है। और ये अगर मुझे सही पता है तो यहाँ पे वो बमबार तैयारे भी हैं जो जंगों के अंदर इस्तेमाल करता रहा है अमेरिका। तो मुझे लगता है कि दोनों लीडर्स और उनके उसमें ये जंगी जो जहाज़ हैं, वो हवाई फ़िज़ाई गश्त कर रहे थे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। लेकिन एक सही। शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने का था कि इस फ़ौजी अड्डे पर हम बुला रहे हैं और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि ये हमारा ही इलाका है, बिल्कुल हम आपसे चंद किलोमीटर के फ़ासले पर हैं। अलास्का, तो उसकी तारीख़ का बार-बार उन्होंने ज़िक्र किया। तो मेरे ख़्याल में इसमें काफ़ी सिंबॉलिक जेस्चर्स भी शामिल थे इस मीटिंग के दौरान। और फाइनली मैं चाहूँगा कि अगर आप इस पर भी थोड़ी-सी रोशनी डालें कि भारत वाले जो हैं वो इस मुलाकात को, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात को बहुत गौर से देख रहे थे। उन पर इस मुलाकात का क्या इम्पैक्ट होगा? वो क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? भाई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते अवैस कि कल शाम से मैं इंडियन चैनल्स मॉनिटर कर रहा हूँ। लाइव कवरेजेस चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन के दौरान 24-24 घंटे की नशरियात चलती हैं, इंडिया टुडे हो, एनडीटीवी हो, और आप जितने टाइम नाउ हो, अमेरिकन एक्सपर्ट्स ले रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ले रहे हैं, उनकी नज़रें क्यों लगी हुई थी इस बैठक पे, कि अगर इससे आउटकम उन्हें लगता कि फ़ौरनी डील हो गई या सीज़ फायर हो गया, डील हो गई, तो फिर उनकी उम्मीदें जो हैं वो चमक जाती।
कि जो 25% इजाफी टैरिफ लगाया है, यानी कि 50% इस वक्त लगा है। बहुत ज़्यादा इंडिया को तकलीफ पहुंची है उससे, अमेरिका के टैरिफ इम्पोज करने से, तो वो फिर ख़त्म हो जाता। दूसरा ये होता कि वो फिर आज़ाद हो जाते कि रशिया से ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, वो फिर लेते रहते सस्ते दामों। तो तीसरा ये कि जो अमेरिका के साथ जो उनकी डिफेंस स्ट्रेटेजिक डील्स हैं, डिफेंस डील्स हैं वेपन्स की, यानी कि F-35 जहाज लेना, हजरत F-35 जहाज खरीदना वगैरह, वो मुमकिन हो सकता। तो इस वक्त तो सारा खटाई में पड़ा हुआ है। इंडिया के अंदर एक मातम बिछा हुआ है कि जी किस तरीके से इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। उनके बकौल के ट्रंप ने 50% लगा दिया है, और हम जो है वो रशिया के से तेल भी खरीदने नहीं सकते। तो ऑल्टरनेट क्या होगा, और हम किस तरीके से ऑल्टरनेट हम तिजारती राहदारियाँ करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें 6 महीने पहले तो वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी कि जी ट्रंप और जो मोदी हैं, उनकी दोस्ती बस ऐसी है जैसे शोले के अंदर अमिताभ या धर्मेंद्र की हो। वो मामला ख़त्म हो गया। और जब से पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वो कहते हैं ये देखिए ट्रंप के जो है कैसे दोस्ताना जेस्चर्स हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान का प्रोफाइल जो बढ़ा है उससे काफ़ी तकलीफ है इंडिया को। तो इस बैठक से इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो ना उनकी जो उलझन है वो सुलझी है, और ना उनकी नींदें मजीद हराम हुई हैं। तो वो कहीं बीच में जो है ना सो सकते हैं ना जाग सकते हैं, उस वाली सिचुएशन में हैं उनके पॉलिसी मेकर्स। खुद नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो नज़रें लगाए हुए थे इस बैठक से कि क्या होगा अगर ये डील हो गई, तो वाह वाह, फिर तो हमारे अमेरिका से दोबारा ताल्लुकात इस्तवार हो जाएंगे। हम रशिया से तेल सस्ते दामों खरीद सकेंगे, और फिर हमारी वेपनरी डील्स भी हो जाएंगी, और पाकिस्तान के साथ शायद अमेरिका के वो ताल्लुकात ना हो। तो वो तो नहीं हुआ। तो अब जाहिर बात है कि वो ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पर वो आगे चंद हफ्ते या महीनों तक वो इसी कर्ब की सूरत हाल में रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही थी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की, और अब देखते हैं कि जो मामला है ये आगे कहाँ तक जाता है, आगे कौन सी मुलाकातें होती हैं और ये जंग कब रुकती है। और अब बात करते हैं कुछ जर्मनी की। जर्मनी में हाउसिंग क्राइसिस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत की तरफ से कुछ उस हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये हाउसिंग क्राइसिस जो है वो कंट्रोल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये है असल मुद्दा। शाहिद अमीर साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं जर्मनी से, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ज़रा समझाइएगा कि ये जो जर्मनी में घरों की तामीर है ये इस कदर सीरियस इशू क्यों है। क्योंकि अगर हम जर्मनी का रकबा देखें, बहुत बड़ा रकबा है, फिर अगर हम उसकी आबादी देखें तकरीबन 8.5 करोड़ के लगभग उसकी आबादी है, तो बुनियादी वजह क्या है इस मसले की। जी अवैस, बहुत शुक्रिया। आप ठीक कह रहे हैं। जर्मनी में सस्ती रिहाइश और मकानात की शदीद किल्लत एक तवील मुद्दती साख्तियाती, बल्कि मैं कहूँगा एक सियासी मसला बन चुका है। मैं आपको बताऊं कि जर्मनी का जो रकबा है वो तकरीबन 3,57,000 मरबा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 85 मिलियन के करीब है। मैं आपको इस मसले की वजूहात के बारे में अगर बताऊं तो जर्मन वफाकी शुमारियाती अदारे के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 8 लाख से ज़ायद अपार्टमेंट्स की जो है वो कमी है, जबकि तकरीबन 9.5 मिलियन जो अफराद हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज जो हैं वो तंग रिहायशी हालात में रहते हैं। आबादी में जो है मसलसल इजाफा हुआ। आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो महाजरीन है वो की आमद हुई, और शहरी इलाकों में ज़ाहिर है इन्होंने नकल मकानी की, और इसमें ज़्यादा जो है वो सिंगल रहायश रखने वाले जो है वो अफराद थे। तो सिंगल रहायशें जो हैं वो तो ऑलरेडी वो जर्मनी में बहुत कम है। और इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बुलंद शरह सूद जो है और महंगी तमाराती तमीराती जो लागत है वो लोगों को बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो है वो अदा करनी पड़ती है। इसलिए जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो महंगे हो गए हैं, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और ज़मीन की महदूद दस्तयाबी है। जैसे बड़े शहर हैं, बर्लिन है, म्यूनिख है, फ्रैंकफर्ट है, ये जो है इनमें फिर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़
जो है वो इसकी जोनिंग में आते हैं, इन जोन में आते हैं जहाँ पे ग्रीन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उसके कवानीन लागू होते हैं। इसके अलावा जो कानूनी रुकावटें हैं ज़मीन की दस्तयाबी को महदूद करती हैं, ये सारे जो मामलात हैं ये जो है ना ये तमीरात को बहुत सुस्त कर देते हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जर्मनी में जो है वो मतलूबा जो 4 लाख मकानात का अहदाफ था जो वो हासिल नहीं किया जा सका। जी। तो अब जर्मनी में जो सस्ती रिहाइश और मकानात के हवाले से जो शदीद किल्लत है, उस पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने बजट में क्या तजावीज़ पेश की? जी, सोशल हाउसिंग के लिए रिकॉर्ड फंडिंग जो है वो हुई है। वफ़ाकी हुकूमत ने 2026 तक 14.5 बिलियन यूरोस तक जो है वो मुख्तस करने का इरादा ज़ाहिर किया है, जिससे आप देखेंगे कि इस्तेमाल में आसान घर जो हैं और सस्ती रिहाइश के जो यूनिट हैं, वो तामीर किए जाएँगे। और सालाना जो है तकरीबन 1 लाख जो है वो सोशल यूनिट्स जो है वो तमीर करने का गवर्नमेंट इरादा रखती है। बजट में भी इजाफा किया गया है। 2025 में तमीर और रहायश के शोबे के लिए बजट 7.4 बिलियन जो है वो यूरोस मतवक्के है, जो कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो 6.7 बिलियन यूरोस से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो है वो बीईजी एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उसके तहत जो है वो माहौल दोस्त जो इमारत हैं वो तमीर की जाएंगी, बल्कि गवर्नमेंट जो है ऐसी इमारत जो माहौल दोस्त होंगी उस पर काफ़ी सब्सिडी भी देगी। अच्छा, जर्मनी में जो तामीरात के हवाले से कवानीन हैं, वो क्या कहते हैं? और ये जो बॉ टर्बो है, ये कानून क्या है? ये क्या कहता है? इसकी भी प्लीज़ ज़रा डिटेल बताइएगा। जी, काबीना ने 18 जून 2025 में बाओ टर्बो कानून का मसौदा जो है वो मंजूर किया है। मैं आपको बताऊं कि बाओ जो है वो जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तामीर, और टर्बो का मतलब है तेज़ यानी कि स्पीड, यानी कि तामीराती और रहायशी मनसूबों को तेज़ करना, इनमें तेज़ी लाना, स्पीड अप करना। अगर इस कानून के अहम निकात पर मैं बात करूँ तो मनसूबों की मंजूरी के वक्त में नुमाया कमी पर जो है वो बात की गई है। अगर 2 माह के अंदर बल्दिया कोई एतराज़ ना करे किसी मनसूबे पर, तो मनसूबा जो है वो खुद ब खुद जो है वो मंजूर समझा जाएगा, यानी इसको किसी हद तक जो है वो ऑटोमेट किया गया है। अगर जो है माहौलियाती कानून वाली जो इलाके हैं उन पर मैं बात करूँ तो उनमें जो है वो नमी करने की जो है वो पेशन गोई दी गई है, यानी कि जिन इलाकों पर माहौलियाती कवानीन लागू होते हैं उनको हटाया जाएगा, नरम किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, ताकि ऐसे इलाकों में जो है वो रहायशी मनसूबे जो हैं वो तेज़ किए जा सकें और इमारत जो हैं वो तेज़ी से वहाँ पर तमीर की जा सके। इसके अलावा जो है वो बल्दियाती सतह पर इनहराफ की इजाज़त पर बात की गई है। अगर बल्दियाती प्लानिंग में पहले से कोई मंसूबा शामिल ना हो तो तब भी रहायशी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर इस्तिस्ना दिया जा सकता है। 5 साल तक जो है आज़माइशी मुद्दत के लिए ये कानून नाफ़िज़ किया गया है, जिसका हर साल जायज़ा लिया जाएगा। ये कानून जो है अवामी मशावरत के अमल को भी महदूद करता है, ताकि मंसूबे कानूनी पेचीदगियों में ना फंस सकें, उनको आसान किया जा सके। शायद साहब, जो अवाम है जर्मनी के और जो ख़ास तौर पर वो लोग जो कि कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है उससे वाबस्ता हैं, उनका इन तजावीज़ पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बाओ टर्बो कानून और बजट में सोशल हाउसिंग के लिए इजाफी फंडिंग का जो है वो खैर मकदम किया है, और दीगर तंजीमों ने जिनमें ZIA जिसको हम जर्मन में सेंट्रलर इमोबिलियन आउसशुस कहते हैं, इन तंजीमों ने कहा कि कवानीन में नरमी वक्त की ज़रूरत थी। डेवलपर्स और बिल्डर्स ने ये कहा है कि इजाज़तों में ताख़ीर जो है यही सबसे बड़ी रुकावट थी, जो अब जुज़वी तौर पर दूर हो रही है। ताहम इसके अलावा माहौलियाती माहिरीन और सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स ने तनकीद की है कि जो बाओ टर्बो कानून है ये माहौलियात और अवामी मशावरात के असूलों को पसे पुश्त डाल रहा है, यानी कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो है कुछ मंसूबे जो हैं वो ऑटोमेट जो है वो मंजूर समझे जाएंगे। तो इसलिए जो ये माहौलियाती माहिरीन है और सिविल सोसाइटी ने अपना जो है वो इसमें तनकीद जाहिर की है। तो ये जो जर्मनी की 16 रियासतें हैं, तो क्या इन तमाम रियासतों में तामीरात के हवाले से एक ही कानून लागू है? और अगर अगर ये जो नया कानून है, ये कहाँ-कहाँ लागू होगा? जी, जर्मनी का वफ़ाकी निज़ाम मुख्तलिफ़ रियासतों को तामीराती कवानीन में बिल्कुल आज़ादी देता है।
अगर तमीराती ज़ाब्ते की बात करें तो हर रियासत की जो है वो अपनी मकामी सतह पर तमीराती ज़ाब्ता है और उसी पर वो अमल करते हैं, उस रियासत में वही तमीराती ज़ाब्ता जो है वो लागू होता है। जैसा कि बर्लिन स्टेट है, अन्नारवे स्टेट है, बायरन स्टेट है, उनकी जो है वो अपनी एक मखसूस तामीराती अमारती पॉलिसी है, उस पर वो अमल करते हैं। लेकिन अगर हम बाओ टर्बो कानून की बात करें तो ये बाओ टर्बो एक वफाकी सतह का कानून है, तो ये तमाम रियासतों पर जो है वो इकट्ठा लागू होता है। ताहम इसका जो इतलाक है उसका एक तरीकाकार है और इसके इतलाक का तरीका रियासती हुकूमतों के ताउन से मुख्तलिफ हो सकता है। हम बात करें बर्लिन या हैम्बर्ग स्टेट की तो उन्होंने जो है वो सोशल हाउसिंग फंड्स और इस तमीराती मनसूबा बंदी के हवाले से जो है वो तेज़ी से मनसूबों को ख़त्म करने के बारे में जो है वो फैसलों को बढ़ाया है, तेज़ किया है और मज़ीद भी इन स्टेट में ऐसे फैसलों की जो है वो तवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शाहिद अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे जर्मनी से जॉइन कर रहे थे हमें, और बात हो रही थी जर्मनी में जो हाउसिंग क्राइसिस है उसको गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल कर रही है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।